नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अध्याय नंबर 4 में हमने पढ़ा है अब तक कि धातुओं के 3 गुण हमने पढ़े थे। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है या आप साइंस की कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए हमने अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया है एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास। उस पर आपकी क्लास के सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 7th क्लास, वहाँ पे आपको अलग से प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपकी कक्षा के लिए, ताकि आपको अपने सब्जेक्ट ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछला पार्ट था तो उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में, 3 गुणों के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन सा पढ़ा था अभी। एक हमने पढ़ा था आघात वर्धता भी, ठीक है, आघात वर्धनीय भी। तो इसका मतलब क्या था कि किसी भी सामग्री का वह गुण, अगर हम उसको पीटें, बार बार उस पे वार करें, मतलब किसी हथौड़े से, किसी भारी चीज से, तो वो क्या होगी कि वो आपकी एक चीज, तो ये हमारे पास 2 चीज है, ठीक है। तो हमने दोनों चीजों को पीटना आरंभ किया, इसकी तो क्या हो गई, आपकी चादर बन गई, और इसके क्या हो गए, छोटे छोटे आपके टुकड़े हो गए। तो ये तो चीज क्या कहलाएगी, जो चादर में परिवर्तित हो जाती है सामग्री बार बार पीटने पर, तो वो तो कहलाएगी आपकी आघात वर्धनीय। ये गुण क्या है आपका, आघात वर्धनीय। हम बोल देंगे कि ये सामग्री आघात वर्धनीय है, कि आघात देने पर इसकी वृद्धि हो गई, ठीक है। और अगर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, इसको हम बोलेंगे बंगूर। तो अधिकांश आपकी धातुओं में ये गुण पाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था तन्यता भी, तन्यता। यदि हम किसी चीज को, यही आपके पास 2 चीज हैं, यदि इसका लंबा तार बन जाता है ना, तो इसमें कहेंगे हम, इसमें तन्यता का गुण है। और यदि इसको हमने तार में नहीं बना पाए तो इसमें तन्यता का गुण नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कि सोना सबसे ज्यादा तन्य होता है, उसके हम लंबे तार बना सकते हैं। तो क्या कोयले में यह गुण मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कोयले से हम तार नहीं बना सकते भी। ये चीज आपको समझ में आई? कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दवानिकता की। क्या पढ़ी थी? दवानिकता की, कि अगर कोई आपकी ध्वनि उत्पन्न करती है, कोई भी चीज किसी चीज से टकराने पर तेज ध्वनि की आवाज आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दवानिकता का गुण है। यदि आप लकड़ी को गिराना ऊपर से किसी पक्की जगह पे, तो क्या उसमें तेज आवाज होगी? नहीं होगी। एक आप चम्मच को गिराना भी, तो आप देखना कि किस प्रकार की आवाज होगी। तो ये गुण किसका था? ये गुण चम्मच जिसकी बनी, चाहे आपकी लोहे की बनी हो चाहे स्टील की बनी हो, तो मतलब कि उस चीज में, ये जिस चीज से, जिस पदार्थ से ये बनी, उसमें ये गुण है, लकड़ी में ये गुण नहीं है। तो तीनों गुण आपको समझ में आ गए, दवानिकता का, आघातवर्धनता का और तन्यता का। अब हम बात करेंगे उष्मा के चालन की। उष्मा का चालन का मतलब कि उष्मा उसमें जाती है या नहीं जाती, कि उसमें उष्मा का ट्रांसफर होता है या नहीं होता। अभी आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज के अध्याय की। क्या आपने कभी रसोई भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों पर ध्यान दिया है? आपने देखा होगा कि जिन पात्रों का उपयोग वस्तुओं को गर्म करने के लिए किया जाता है, वे धातुओं से बने होते हैं भी। आपने कभी देखा हो कि आप घर पे जो रसोई में जो बर्तन यूज करते हैं ना, चाय बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए, तो वो बर्तन किसके बने होते हैं? वो आपके धातुओं के बने होते हैं भी। तो उनको धातुओं से क्यों बनाया जाता है भी? तो क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में बनाने में किया जाता है? भी आपके लोहे के मिल जाएंगे आपको, एल्युमिनियम के, सिल्वर के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपके क्यों बने होते हैं? क्या यह आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग इसके लिए ही क्यों किया गया, कि बर्तन बनाने के लिए धातुओं का उपयोग ही क्यों किया गया? तो ये बात आपको सोचने लायक है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप यूज करते हैं बर्तनों की, आपने देखा होगा, तो आपने कभी सोचा है कि ये बर्तन इन धातुओं के ही क्यों बने होते हैं? वही हम इसमें जानेंगे भी। आइए पता करें भी। ये आपको सावधानी पूर्वक करना, किसी वयस्क के, मतलब कोई बड़ा आपके साथ में हो तभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो गर्म जल का उपयोग करते समय सावधान रखिए भी। एक कांच का गिलास मेज पर रखिए, इसमें गर्म जल भरिए। लगभग समान आकार और मोटाई का एक धातु का चम्मच और एक लकड़ी का चैन चम्मच लीजिए भी। तो आपको क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, उसमें गर्म पानी डालना है, और आपको 2 चम्मच लेनी है। एक तो आप लकड़ी की चम्मच लेना और एक आप किसकी, स्टील की चम्मच लेना भी।
ठीक है? कोई भी स्टील की, धातु की, लोहे की हो, लोहे की ले लेना, सिल्वर की हो, सिल्वर की ले लेना और एक आपको लकड़ी की चम्मच लेना है। तो आपको इस प्रकार से जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है ना, तो ये आपकी धातु की चम्मच है और ये आपकी लकड़ी की चम्मच है, ये गिलास में गर्म पानी है। आपको आगे बात समझ में किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट आपको करना है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप क्या करेंगे, अब सावधानी से दोनों चमचों के ऊपरी भाग को स्पर्श कीजिए। आपको सावधानी से फिर क्या करना, थोड़ी देर बाद दोनों चम्मच को छूकर देखना है अभी, ठीक है? अब आपने जब उनको छूकर देखा, तो आपके रिजल्ट में क्या आया? कौन-सा चम्मच अधिक गर्म हुआ? यह प्रयोग हम दोनों चमचों में ऊष्मा चालन के विषय में क्या बताता है? तो आपने जब रिजल्ट देखा होगा, तो जो आपकी धातु की चम्मच थी, वो ज़्यादा गर्म मिलेगी और जो लकड़ी की चम्मच है, वो आपको गर्म नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का चालन होता है, तो ऊष्मा का चालन किसमें हुआ? आप कहेंगे आपको पता लग गया, जो चीज़ गर्म हुई है ना, तो वो गर्म किसके कारण हुई है कि उसमें उसे ऊष्मा का चालन हुआ है और जो आपकी लकड़ी की चम्मच थी वो गर्म क्यों नहीं? क्योंकि उसमें ऊष्मा का चालन नहीं हुआ अभी। आपने यह अनुभव किया होगा कि स्पर्श करने पर धातु का चम्मच लकड़ी के चम्मच की तुलना में अधिक गर्म है, कि जो लकड़ी की चम्मच है वो आपकी कम गर्म थी और जो धातु की चम्मच है वो आपकी ज़्यादा गर्म है। भले ही दोनों चम्मच समान समय के लिए समान तापमान के जल में डूबे हैं, कि दोनों चम्मच क्या थी? जल भी समान था, समय भी हमने मान लो 5 मिनट के लिए रखा, दोनों को 5 मिनट के लिए रखा गया, तो आपकी जो धातु की चम्मच थी वो ज़्यादा गर्म क्यों हुई? ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है अभी। ठीक है? तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊष्मा चालन धातु के द्वारा हुआ, जिसमें धातु का चम्मच गर्म हो गया भी। तो ठीक है, तो ऊष्मा का चालन किसमें हुआ? ऊष्मा ज़्यादा ट्रांसफर किसमें हुई? धातु वाली चम्मच में हुई। ठीक है, क्यों? तभी तो ज़्यादा गर्म हुई। इसके विपरीत लकड़ी के चम्मच में बहुत कम ऊष्मा का चालन हुआ है। किसी सामग्री में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा चालन कहा जाता है अभी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि ऊष्मा का चालन किसे कहते हैं? किसी सामग्री में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा चालन कहा जाता है तथा ऊष्मा को स्थानांतरित करने वाली सामग्री चालक कहलाती है भी। जो आपकी ऊष्मा को ऊष्मा का स्थानांतरण कर देगी, वो क्या कहलाएगी? चालक कहलाएगी। जैसे हमने विद्युत का चालक पढ़ा था ना, जो विद्युत को गुजरने देगी वो विद्युत चालक, और जो आपको ऊष्मा को गुजरने देगी वो ऊष्मा का चालक कहलाएगी भी। अवलोकन के आधार पर यह कहा जाता है कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब धातुओं में ऊष्मा आराम से गुजर सकती है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। अब हम यह समझ सकते हैं कि भोजन पकाने के लिए पात्रों का उपयोग अधिकतर क्यों किया जाता है, धातु के पात्रों का। अब आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि जो धातु के पात्र होते हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं? धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। आपको क्या करना है, ये बर्तन है भी, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें आपको क्या का पानी गर्म करना है, मतलब पानी को ऊष्मा चाहिए। अब यहाँ आप ऊष्मा दे रहे हैं नीचे इसमें कुछ जला के, अगर ये बीच वाली लेयर आपकी ऊष्मा को जाने नहीं देगी तो पानी को ऊष्मा कैसे मिलेगी? और पानी को ऊष्मा नहीं मिलेगी तो पानी गर्म कैसे होगा? कि ये ऊष्मा पहले आपके धातु को ऊष्मा देगी, धातु अपने अंदर से ऊष्मा को जाने देगी, फिर उस धातु से ऊष्मा कौन लेगा? ये पानी लेगा, पानी गर्म हो जाएगा। आपको आगे बात में सेम यही चीज आपका, चाहे आप सब्जी बनाते हो चाहे चाय बनाते हो, ये प्रोसेस चलता है अभी। ठीक है भी, धातु के पात्रों का क्यों उपयोग होता है ये चीज आप समझ गए, कोई डाउट नहीं आपका? उनके हत्थे लकड़ी अथवा अन्य ऐसी सामग्रियों के क्यों बनाए जाते हैं कि ऊष्मा का चालन नहीं करती? जब उनके हत्थे, जैसे आपने चाय बनाने वाला देखा होगा बर्तन, कि उसमें जो उनका हत्था होता है जिससे हम पकड़ते हैं हैंडल, वो या तो लकड़ी का बना होगा या कोई ऐसे मटेरियल का बना होगा जिसमें से जो ऊष्मा का कुचालक हो, क्योंकि अगर ऊष्मा का कुचालक होगा तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, ऊष्मा का चालन नहीं होगा, तो ये चीज़ गर्म नहीं होगी, तो हमें इससे आसानी होती है उस बर्तन को पकड़ने में, उतारने में, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण नामक अध्याय में आप इसके विषय में और दिख जानेंगे। अब हम सिर्फ धातु व धातुओं के गुण पढ़ रहे हैं, तो आपको धातुओं का एक गुण और पता चल चुका है कि वो ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कोई डाउट? 4 प्रॉपर्टी होगी: आघातवदता, तन्यता, दवानिकता और आपका ऊष्मा का चालन।
अब हम बात करते हैं विद्युत का चालन। ये तो आप पढ़ भी चुके पिछले में कि जो सामग्री विद्युत को गुजरने देगी, अपने अंदर से बिजली को गुजरने देगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी? सुचालक कहलाएंगी, वो विद्युत की चालक कहलाएंगी। क्या आपने कभी किसी विद्युत कर्मी को पेचकस का उपयोग करते हुए देखा है? उसका हत्था किस सामग्री से बना होता होगा? आपने यह भी देखा होगा कि विद्युत कर्मी कार्य करते समय दस्ताने और जूते पहनते, इसका क्या कारण होता है अभी? तो आपने देखा होगा कि जो आपका, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो आपका रबड़ है या फिर प्लास्टिक है, उष्मा का नहीं, विद्युत की बात करें तो विद्युत की बात करेंगे, विद्युत का कुचालक होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अपने अंदर से वो विद्युत को नहीं गुजरने देता, इसलिए जो उसके, चाहे आपका पेचकस हो, चाहे आपका प्लास हो, चाहे आपके दस्ताने हो जो बिजली वाले यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं? रबड़ या प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि उनको करंट न लगे। क्योंकि देखिए, अगर ये लोहे का होगा ना, ये पेचकस हो गया आपका, ठीक है, वो यहाँ से कोई तार टच कर रहा है, तो अगर ये लोहे का होगा इसका अंडल, तो क्या होगा? जब वो उसको पकड़ेगा तो उसको उसको करंट लग जाएगा, विद्युत उसके शरीर में इंटर कर जाएगी, क्योंकि आपका शरीर भी एक चालक है। लेकिन अगर यहाँ प्लास्टिक का होगा ना, तो ये क्या करेगा? यहाँ इसको नहीं जाने देगा, जब आप इसको टच करेंगे यहाँ से आपको करंट नहीं लगेगा। इसलिए वो क्या, चाहे आप रबड़ के दस्ताने यूज कर लो भी, तो क्या होगा कि वो आपको करंट नहीं लगने देंगे भी। आपको आगे बात समझ में? क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं भी। ये तो बात नहीं लिखनी कि करंट नहीं लगने देते भी, क्योंकि आपको लगेगा कि क्यों विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए आपको झटका नहीं लगेगा, बिजली का झटका नहीं लगेगा, बिजली का करंट नहीं लगेगा। आपको संपूर्ण बात लिखनी होगी भी। एक परिशिक्षित टेस्टर परिपथ में जैसे विद्युत परिपथ की अभिकल्पना कर उसे तैयार कीजिए। इस अध्याय विद्युत परिपथ में उसके घटक में दर्शाया गया है। इसी क्रियाकलाप को नीचे सूचीबद्ध सामग्री का उपयोग करके दोहराइए और अपने अवलोकनों को तालिका 4.2 में विलिखित कीजिए भी। ठीक है, हमारे पास कुछ चीजें हैं, आपकी कुछ वस्तुएं, एक तितकर एल्यूमिनियम का पत्रक है, एक टुकड़ा है, लोहे की कील है, मटर के दाने के आकार का तांबे का तार है, कोयला टुकड़ा, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर, रबड़ से बना पदार्थ, नायलॉन की रस्सी का टुकड़ा। पूर्वमान लगाई कि इनमें से कौन सा विद्युत परिरक्षित के बल्ब को दीप्त कर सकती है, कौन सा नहीं। यदि आपने अध्याय नंबर 2 पढ़ा था तो उसने हमने विद्युत परिपथ बनाया था अभी, किस प्रकार से कि यहाँ पे हमने क्या लगाया था? सेल लगाया था, और यहाँ पे इस प्रकार से बल्ब लगा था, बल्ब का चिन्ह याद है ना आपको, और यहाँ से आपका क्या था? यहाँ हमने खाली गैप छोड़ दिया। तो अब आप बताइए, क्या आपका बल्ब जलेगा? आप कहेंगे सर नहीं, कि जो हमारा, और विद्युत की दिशा कौन सी होगी? धनात्मक से ऋणात्मक की साइड से घूमती हुई आएगी, यहाँ रुक जाएगी, ये नहीं होगी। तो जो जो आपको इंस्ट्रूमेंट दे रखे थे, आपको यहाँ जो जो चीज बताई थी ना, वो यहाँ लगा के देखनी। यदि आपने यहाँ चम्मच लगा दी तो बल्ब जलने लगा, तो चम्मच के बारे में आपने सारणी में लिखना है कि जब चम्मच लगाई तो क्या हुआ भी, जब आपने प्लास्टिक का पेन लगाया तो क्या हुआ भी। तो ये सारी चीजें लगाने के बाद को एक्सपेरिमेंट लिखना है कि बल्ब जला या नहीं जला। उसके आधार पे हम बता देंगे कि कौन सी चीज चालक है, कौन सी नहीं। आपको समझ में आ गई ना बात? विद्युत परिपथ वाला जो लेसन देख के आए होंगे, उन बच्चों को ये बात अच्छी तरह समझ में आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पार्ट वाइज लेसन 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से स्टार्ट कीजिए, तब क्योंकि आपके पिछले लेसनों की कुछ बातें होंगी जो आगे अध्याय में काम आएंगी, फिर आपको बीच में वो रिदम टूट जाएगा। अब आपको बच्चों को ये चीजें समझ में ही नहीं आ रही होंगी, चीजें हो क्या रही हैं। ये देखिए भी, आपने एल्युमिनियम का पत्रक का टुकड़ा लगाया तो क्या हुआ भी? बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? तो मैं आपको बता दूंगा, जलेगा। और ये क्या हो गया? विद्युत का सुचालक। सुचालक के लिए मैं टिक कर रहा हूँ। लोहे की कील, बिल्कुल बल्ब जलेगा, ये सुचालक कहलाएगी। सल्फर का टुकड़ा मटर के दाने के आकार का, ये नहीं होगा। आपका कोई अन्य चीज भी आप लिख सकते हैं भी, ठीक है, जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख के देख सकते हैं। चाहे आपको आपने देखा हो कि एल्युमिनियम, लोहे और तांबे से बनी वस्तुएं बल्ब को दीप्त कर, अगर इनसे बनी वस्तुएं आपने उस गैप में रख दी ना, जो आपका गैप बताया था मैंने कि ये आपका बल्ब हो गया, ये आपका, यहाँ पे कट लगा दिया हमने बीच में, और यहाँ पे आपका वो सेल हो गया अभी, ठीक है। यहाँ पे यदि आप एल्युमिनियम, लोहे और तांबे से बनी चीज रख देंगे, दोनों सिरों को टच करा देंगे, तो हमारा विद्युत परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, लाइट जाएगी। लेकिन बीच में आपने कोयला, सल्फर, लकड़ी, पत्थर, रबड़ या नायलॉन कुछ रख दिया तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपने अंदर से विद्युत गुजरने नहीं देते। विद्युत कब गुजरेगा? जब यहाँ पॉजिटिव से यहाँ विद्युत धारा चलती हुई अपना सर्किट, अपना परिपथ कंप्लीट कर लेगी, तो आपका बल्ब जलेगा भी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि एल्युमिनियम, लोहा और तांबा क्या है? विद्युत के सुचालक है, विद्युत को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, और ये चीजें क्या है? विद्युत की कुचालक हैं। क्या आपको क्रियाकलाप 4 पॉइंट से विद्युत सामग्री का उपयोग करते हुए बल्ब के दीप्त
होने में कोई समानता क्रम दिखाई दिया। यह अवलोकित किया गया है कि बल्ब को दीप्त करने वाली सभी सामग्रियां धातु है भी। और हमने ये भी देखा कि जिन्होंने बल्ब को जला दिया, जिस चीज को हमने वहां रखने पर एल्युमिनियम का रखा तो जल गया, लोहे को, वो चीजें किससे बनी? धातु की। मतलब यहाँ से हमें धातु की एक पांचवी प्रॉपर्टी पता चली है कि धातु आपकी विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती हैं। पांचों को रिवाइज कर सकते हो क्या? आघातवर्धनता, तन्यता, दवानिकता, ऊष्मा की सुचालक और आपकी विद्युत की भी ये सुचालक होती हैं। वे सामग्रियां जो सरलता से विद्युत प्रवाहित करती उन्हें विद्युत सुचालक कहा जाता है। इसके विपरीत वे सामग्रियां जो विद्युत प्रवाहित नहीं करती तो उनको क्या? विद्युत का कुचालक कहा जाता है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी कि विद्युत सुचालक क्या होते हैं? वे सामग्रियां जो सरलता से विद्युत प्रवाहित करती हैं उन्हें कहा जाता है विद्युत का सुचालक। और इसके विपरीत जो सामग्रियां विद्युत को प्रभावित नहीं करती उनको कहा जाता है विद्युत का कुचालक। कोई आपका डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं आपको? क्योंकि आपको पता है कि जो अपने अंदर से विद्युत धारा को गुजरने देंगी वो विद्युत की सुचालक, और जो आपकी विद्युत को नहीं गुजरने देंगी वो विद्युत की कुचालक। एग्जाम्पल आपको पता चल गया, सुचालक में लोहा आ गया आपका, चांदी आ गया, सोना आ गया, एल्युमिनियम धातुएं आ गई आपकी अधिकांश, और आपकी इसमें आपका रबड़, प्लास्टिक, आप ही याद रखना भी। अतः अब हम समझ सकते हैं कि पेचकस पर प्लास्टिक का आवरण और रबड़ के दस्ताने विद्युतकर्मी को विद्युत के आघात से बचाते, मतलब विद्युत का झटका लगाने से बचाते हैं, क्योंकि ये सामग्रियां विद्युत की कुचालक होती हैं। सभी क्वेश्चनों के जवाब मिल रहे हैं, चीजें आपको समझ में भी आ रही हैं। हमने सीखा कि धातुएं सामतक कठोर, द्युतिमय मतलब चमकदार होती हैं, आघातवर्धनित होती, तन्य होती हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती। आइए जाने कि वायु और जल की उपस्थिति में धातुएं किस प्रकार का व्यवहार करती हैं। अब हमने इसके गुण तो पढ़ लिए भी। चमकदार होती हैं धातुएं, कठोर होती हैं, आघातवर्धता होती हैं, तन्य होती हैं, दवानिकता का गुण होता है उसमें, ऊष्मा की चालक होती हैं और विद्युत की भी चालक ये होती है। ये चीज हमने धातुओं के बारे में पढ़ ली। यदि आपसे क्वेश्चन आएगा धातुओं के गुण लिखिए तो आपको ये गुण जल्दी जल्दी लिख देने हैं और आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं धातुओं पर वायु और जल का प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले हम लोहा लेते हैं भी। प्राय आपने देखा हो कि लोहे की वस्तुओं को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर उन पर भूरे रंग का निक्षेप विकसित हो जाता, मतलब एक पदार्थ है वो आपका लोहे की चीज पे आ जाता होगा भी। किन परिस्थितियों में होता है? जब ये केवल वायु के संपर्क में आती है, जब केवल ये जल के संपर्क में आती है, ये वायु और जल दोनों के संपर्क में आती है। मतलब कि आपने देखा होगा लोहे पे एक भूरे रंग की पपड़ी जम जाती है, इसको जंग बोलते हैं। वो क्यों आता है अभी? जब वो हवा के संपर्क में आती तब आता है, या फिर वो जल के संपर्क में आती तब आता है, या जल या हवा दोनों के संपर्क में आती तब आता है। ये चीज हमें देखनी है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट की किन किन चीज़ों की जरूरत होती है भी। अब आप अपने जो लोहे की चीज़ें होंगी ना उनको जंग लगने से भी बचा पाएंगे यदि आप ये क्रियाकलाप पूरा नहीं होने देंगे तो, ठीक है। हमें देखना है कि ये देखिए भी, यहाँ पे देखिए आपने कि ये आपकी सिलिका जेल है, आपकी लोहे की कील है, और ये एक धागे से हमने इसको बांध के यहाँ पे रख दिया भी। इसमें क्या है? आपका धागा है, तेल है, लोहे की कील है, जल है। तेल क्यों है? तेल इसमें आपका हवा को नहीं जाने देगा भी, हवा को नहीं जाने देगा। और इसमें क्या है? लोहे की कील है और जल है भी। आपको आगे बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए हमने चारों एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया है, और आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है आपके लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, उस दूती में लोहे की कीलें लीजिए चमकदार, जिन पे जंग नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल नई आपको कील लेनी है भी। यदि आप पुरानी लोहे की कीलों का उपयोग कर रहे हैं तो रेगमार की सहायता से उनकी सतह पर विकसित भूरे रंग के निक्षेप को रगड़कर हटा दीजिए। यदि आपके पास नई कीलें नहीं तो रेगमार आता, उसको रगड़ के बिल्कुल साफ कर दीजिए भी। कोई उसके पास निक्षेप मतलब जंग नहीं होना चाहिए भी। स्वस्थ, शुष्क व बंद ढक्कन वाली कांच की 3 बोतलें अथवा डाट लगी 3 परखनीले, जिन्हें कैख गैस अंकित कीजिए। आपको 3 इस प्रकार से बोतल लेनी, बिल्कुल साफ भी। 3 लोहे की कीलें लीजिए, प्रत्येक पर धागा बांध दीजिए। कांच की बोतल कै में लोहे की कील और थोड़ा सा सिलिका जेल रखिए और ढक्कन अथवा डाट से भली प्रकार से बंद कर दीजिए। सिलिका जेल वायु को शुष्क बनाता है। सिलिका जेल वह पदार्थ है जिसका उपयोग पुड़िया के रूप में दवाओं की बोतलों, पानी की बोतलों, जूतों के डिब्बे इत्यादि में शुष्क रखने हेतु किया जाता है। शुष्क मतलब बिल्कुल सूखा भी, ठीक है। क्या दिया जाता है? सूखा किया जाता है, ताकि उन्हें क्या है कि बिल्कुल भी आपका वो पानी को सोख लेता, पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देता। तो पहली बोतल में हमने क्या किया है कि उसमें सिलिका डाल दी। सिलिका क्यों डाल दी? कि इसमें जो आपके
सिर्फ हवा रहेगी, पानी की मात्रा बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है, पहली में क्या कै प्रकृति में क्या है, सिर्फ जो लोहे की कील है वो हमारी हवा के संपर्क में है, पानी के संपर्क में नहीं है। हवा के संपर्क में पहली में, आगे बात आपको समझ में। अब दूसरी में जाते हैं हम भी। जो दूसरी है आपकी खे में, लोहे की कील रखिए, जल को उबालकर ठंडा कर लीजिए जिससे जल में विद्यमान घुलनशील गैसें निकल जाएंगी। जब हमने जल को उबाला तो उसको क्या करना, ठंडा करना, जो उसमें अन्य गैसें हैं वो आपकी बाहर निकल जाएंगी भाप के रूप में, और आपका जल बचेगा, उसको बंद कर देना है आपको भी। इस जल की बोतल खे में इस प्रकार डाल, लोहे की कील पूर्णतः जल में डूब जाए। अब जल की सतह के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर तेल की एक परत बना दीजिए। जल की सतह पर तेल की परत वायु को जल में घुलने से रोकती। कांच की बोतल को कसकर बंद कर दीजिए। अब इस बोतल पे आ जाइए भी। यहाँ पे आपने पानी को गर्म किया, उसके अन्य गैसें निकाल दी, पानी इसमें डाला और पानी के ऊपर ये तेल डाल दिया। अब तेल क्या करेगा, यहाँ से हवा को पानी के अंदर नहीं जाने देगा। इसका मतलब इस परख नली में सिर्फ किसके संपर्क में, हमारे लोहे की कील सिर्फ पानी के संपर्क में, हवा में नहीं। ऊपर वाली में किसके संपर्क में थी, सिर्फ हवा के संपर्क में थी, पानी के संपर्क में नहीं थी, क्योंकि हमने सिलिका डाल दिया था। सिलिका बिल्कुल उसको शुष्क बना देगा, पानी की एक बूंद भी वहां नहीं रहने देगा। अब हम गै परख नली की बात करते हैं कि गै में क्या किया, लोहे की कील रखा, उसमें थोड़ा जल डालिए, लोहे की कील आंशिक रूप से डूबी रहे। इस बोतल को खुला रखिए। इस लोहे की कील जल और वायु दोनों के संपर्क में आ जाती है, जैसा कि चित्र ख में दर्शाया गया है। सभी कांच की बोतलों को कमरे के तापमान पर अबाधित रखिए। 8-10 दिनों तक परिवर्तनों को अवलोकन कीजिए भी। आपको क्या करना है कि इसमें क्या किया, इसमें इसमें आपको खुला छोड़ दिया है, ठीक है, पानी में डुबो दिया है। तो ये क्या, लोहे की कील आपकी पानी के संपर्क में भी है और हवा के संपर्क में भी है। तो जो आपकी अब 8-10 दिनों तक आपने तीनों बोतलों को रख दिया, अब आपको देखना है कि क्या परिवर्तन हुआ अभी। ठीक है, तो पहली बोतल भी, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। जो पहली बोतल थी, जल की उपस्थिति थी नहीं, सिर्फ किसकी थी, हवा की। दूसरी बोतल में जल की उपस्थिति थी, हाँ थी भी। जल की क्या थी, यहां मैं टिक कर देता हूं, जल भी था। वायु की थी नहीं, क्योंकि वायु हमने तेल डालकर वायु को रोक दिया था जल में जाने से भी। ठीक है, और तीसरी में जल भी था आपका और वायु भी था। अब आपको अवलोकन करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ भी। ठीक है, अब अवलोकन में आपको समझाता हूं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा भी। इस प्रयोग से आप क्या निकाल सकते हैं कि यह देखा गया कि कांच की बोतल कै और ख में लोहे की कील पर कोई भूरे रंग का निक्षेप नहीं था अभी। ठीक है, इसने कहा, अब समझ लीजिए इस पे बात को, कि जो आपकी कै और ख थी, मतलब इसमें आपका जल तो था, सॉरी हवा तो थी, जल नहीं था। क्या जंग लगा आपका, जंग नहीं लगा, कोई निक्षेप नहीं आया अभी, कोई भी निक्षेप नहीं आया। इसमें आपका, कि इसमें आपका जल था लेकिन हवा नहीं थी, इसमें भी कोई निक्षेप नहीं आया, कील जैसी थी वैसी ही रही। लेकिन जो तीसरा था जिसमें जल भी था और हवा भी थी, उसमें निक्षेप था, मतलब जंग लग गया। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लोहे पर जंग लगने के लिए हवा की भी जरूरत है और वायु की भी जरूरत है। यदि दोनों चीजें होंगी तभी क्या लगेगा, जंग लगेगा, अदरवाइज जंग नहीं लगेगा। यदि आप एक चीज को रोक दिया ना आपको लोहे के संपर्क में आने से, तो आपका जंग नहीं लगेगा। आपको आगे बात समझ में क्लियर है बात, आगे बढ़े एक बार ताकि आपको इसके उपयोग समझ में आए। वही बात जो मैंने आपको समझाई वही आपको लिखकर बताई गई है अभी। यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यह देखा गया कि कांच की बोतल कै और ख में लोहे की कीलों पर भूरे रंग का निक्षेप नहीं दिखता, क्योंकि एक में वायु थी, एक में पानी था, एक में पानी नहीं था, एक में वायु नहीं थी, दोनों चीज उपलब्ध नहीं थी, इसलिए जंग नहीं लगा। यह अवलोकन क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि कांच की बोतल में लोहे की कील को केवल शुष्क वायु अथवा केवल जल के साथ रखने पर भूरे रंग का निक्षेप अथवा कोई मलिनता विकसित नहीं होती भी। केवल अगर वायु के संपर्क में आएगा या केवल जल के संपर्क में आएगा लोहा, तो उसको जंग नहीं लगेगा। दोनों चीज होनी बहुत जरूरी है। जबकि कांच की बोतल गै में दोनों चीज थी ना, कील पर भूरे रंग का निक्षेप दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि निक्षेप को विकसित होने के लिए जल और वायु दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार नम वायु लोहे से बनी वस्तुओं पर भूरे रंग का निक्षेप विकास के लिए उत्तरदायी। इसलिए लोहे पे जंग लगता हो किसके लिए लगता है, जो नम वायु है भी, जिस वायु में पानी होता है भी, आदर वायु होती है ना, तो वो लोहे को जंग ज्यादा लगाती है, क्योंकि उसमें वायु में हवा तो है ही आपकी, साथ में वो पानी भी लेके आई, और लोहे को अगर पानी और हवा दोनों मिल गए तो उस पे जंग लग जाएगा।
इस भूरे रंग के निक्षेप को जंग कहते हैं। लोहे से बनी वस्तुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं भी। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जंग लगता है भी। तो आप जंग कैसे लगते हैं? जब लोहे से बनी वस्तुएं आपकी हवा और पानी के संपर्क में आती है तो एक भूरे रंग की उस पर क्या बन जाती है? पपड़ी वगैरह बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। आगे बात समझ, आप क्वेश्चन आता था जंग किस प्रकार लगता है, तो आप ये चीज बता सकते हैं भी। आगे बड़ी कक्षा में आप इससे डिटेल में और पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी। कई अन्य धातुएं वातावरण में खुले में रखे जाने पर मलिन हो जाती है, मतलब उनका रंग है आपका चेंज हो जाता है। क्या आपने तांबे की वस्तुओं की सतह पर हरे रंग की परत या चांदी की सतह पर काले रंग की परत हुई? अब आप देखना कि लोहे पे कैसी थी? भूरे रंग की। चांदी पर सॉरी तांबे पर हरे रंग की परत आएगी भी। ठीक है, और चांदी पर काले रंग की। अब आप याद कैसे रखेंगे? लोहे की तो आपको पता चल गया उसका कलर ही भूरा होता है। चांदी पे, जैसे चांदी होता है ना, चांद, चांद पे क्या होता है? काले रंग का दाग। तो आप याद रखना कि चांदी पे काले रंग की चांदी काले रंग की हो जाती है, और आपका जो अ, तांबा है वो आपका हरे रंग का हो जाता है। बनते हुए देखिए, जल वायु तथा अन्य पदार्थों के कारण धातुओं की सतह को धीरे धीरे हवास होना संक्षारण कहलाता है भी। ये आपसे पूछा जाएगा भी। जल वायु या अन्य भी कोई पदार्थ कारक हो सकता, उस सतह को धीरे धीरे उनका हवास होना, मतलब उसका क्वालिटी डाउन होना भी, ठीक है, उसके गुणों का कम होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है भी। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लोहे में जंग लगना एक गंभीर समस्या है? प्रतिवर्ष जंग लगने से क्षतिग्रस्त लोहे की संरचनाओं का प्रतिस्थापन एवं जीर्णोद्धार करने के लिए अधिक मात्रा में धन का व्यय होता है। कि हमारे देश में लोहे से बनी बहुत सारी चीजें हैं और जंग लगने के कारण वो चीजें धीरे धीरे खराब हो रही हैं और हमें उनको ठीक करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है, उनको पेंट करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो कमजोर चीजें हो गई उनको फिर बदलना पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण बहुत सारा धन हमारे खर्च किया, धन व्यय किया था, धन खर्च किया जाता है इस काम के लिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं भी। अब उपाय कैसे करेंगे आप? कि या तो उसको आप वायु के संपर्क में ना आने दें, या फिर हवा के संपर्क में ना आने, सॉरी, पानी के संपर्क में, रंग रोगन करना भी। ये कोई चीज है, ये कोई चीज है, इस पे हमने क्या कर दिया? अगर पेंट कर दिया ना, तो ये देखिए कि इस पे हमने पेंट कर दिया। अब जो हवा के संपर्क में ये नहीं आएगा, क्योंकि सीधा हवा किस पे लगी? पेंट पे लगी। लोहा तो अंदर रह गया पेंट के नीचे, तो उस लोहे को जंग नहीं लगेगा। तेल लगाना, तेल लगाने से क्या हो जाएगा? जो हवा उसके संपर्क में नहीं आएगी। ग्रीस लगाना, हवा संपर्क। लोहे पर जिंक धातु की सुरक्षात्मक परत चढ़ाना, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो आपका लोहा है ना, तो उस पे हम क्या करेंगे? लोहे पे जिंक की, एक जिंक अन्य धातु, उसकी हम परत चढ़ा देंगे। तो जो हवा और जल संपर्क में आएगा, किससे आएगा? जिंक से आएगा। ठीक है, और जिंक लोहा आपका सुरक्षित रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है अभी। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब हम लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं उसको जंग से बचाने के लिए, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अग्रिम कक्षाओं में आप इसके विषय में और अधिक विस्तार से जानेंगे भी। और एक बहुत बड़ी बात, रोचक तत्व है कि 1600 वर्ष पूर्व दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ था। हमने सामाजिक में पढ़ा था ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ का निर्माण करा था। कितने साल? 1600 साल पहले भी। यह लगभग 8 मीटर ऊंचा और इसका वजन है 6000 किलोग्राम भी। ठीक है, इस लोहे स्तंभ के विषय में रोचक तथ्य यह है कितने वर्षों तक वायु, वर्षा और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते पश्चात इसमें जंग नहीं लगा है। ये आपका ओपन में खड़ा है, पानी भी लगता है, हवा भी लगती है, लेकिन इसको आज तक जंग नहीं लगा है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह इस प्रकार से निर्मित है कि जंग प्रतिरोधी है। यह भारत के धातु प्रौद्योगिकी के विकसित कौशल को दर्शाता है। मतलब कि ये क्या है? जंग प्रतिरोधी कोई इसमें ऐसी तकनीक यूज की गई है कि जिससे इसको जंग ना लगे, और उसके बारे में साइंटिस्ट अब भी क्या कर रिसर्च कर रहे हैं। तो याद रखना आपको, यहाँ से एक सामाजिक का भी है कि लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। उस पर जंग नहीं लगता। 8 मीटर इसकी ऊंचाई है भी, 8 मीटर ही होगी। 8 मीटर ऊंचा, 6000 किलोग्राम से अधिक इसमें वजन है भी। वायु और जल का अन्य धातुओं पर प्रभाव भी। वायु और जल है उसका हमने लोहे पे तो पढ़ लिया, अन्य धातुओं पे क्या प्रभाव होगा तो ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज आपको जंग के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें पता चली। यदि मैं आपसे पूछूं लोहे को जंग लगने के लिए क्या चीजें चाहिए भी? वायु,
जल या वायु दोनों, तो आप कहेंगे सर जल और वायु दोनों चाहिए भी, ठीक है। अगर हमें बचाना है तो हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि उन्हें जल और वायु के संपर्क में आने से बचाया जा सके। अगर वो जल और वायु के संपर्क में नहीं आएंगे तो आपके जो धातु उसको लोहे को जंग नहीं लगेगा। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू अगेन, जय हिंद जय भारत।